हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 10 का टॉपिक लेकर के, जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसेट। आपको याद होगा इसके पहले मैंने एसेट के बारे में कुछ आपको बताया था, इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपसे डील किया था। आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। इसके पहले वीडियो में हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी अपीयरेंस के बारे में बात कर ली थी, एसिड और बेस के बारे में। उससे रिलेटेड हम लोग थ्योरी भी कुछ पढ़ लिए थे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, लुईस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो चलिए उसी वीडियो के सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसिड के बारे में। और सबसे पहले इस टॉपिक से जो रिलेटेड है वो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। स्पेशली हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो देखिए, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट ऑफ एसिड और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक बात है ये कि अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। एक्चुअली में अगर इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एसिड में क्या होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है ना। और ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। एक टाइप का ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, HCl है ना। अब देखो तो ये आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल, तो उसमें आपको याद है ना कि Zn जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब Zn हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो Zn ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस करके देखिए बना लिया ZnCl2 और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिबरेट कर दिया। उसी तरह से देखिए Pb लीड हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को और बना लिया PbSO4 और हाइड्रोजन, है ना। उसी तरह से देखिए मैंने एसिड लिया है इथानोइक एसिड। क्या है ये, इथानोइक एसिड। इसके पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है आपको। तो इथानोइक एसिड जब देखिए सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, ये क्या है, सोडियम इथानोएट। क्या है ये, सोडियम इथानोएट और हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट ऑफ एसिड बना रहा है और ये हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है ना। जबकि एक और मैंने एग्जांपल दिया है मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, देखो नाइट्रिक एसिड के साथ जनरली मेटल रिएक्ट करता है ना तो मेटेलिक नाइट्रेट तो देगा और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ, मान लो Zn है और HNO3 से रिएक्ट कर रहा है ये, तो क्या देगा, ZnNO3 का होल टू जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन का ऑक्साइड दे सकता है ये, ओके, और साथ में देगा वाटर। तो देखिए तो ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ना। ऊपर जो मैंने रूल बताया कि एसिड और मेटल जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट ऑफ एसिड और हाइड्रोजन देता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड इसका एक एक्सेप्शन है। जनरली नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट तो दिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वाटर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है ना ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका रीज़न क्या है, नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ना। तो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो हाइड्रोजन लिबरेट होता है ना रिएक्शन में, वो हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट कर जाता है। यही इस चीज़ का आंसर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई नाइट्रिक एसिड कॉमनली नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, then your answer is what, your answer is very simple, that nitric acid is a highly oxidizing agent, thus it oxidizes the liberated hydrogen into water, okay। लेकिन आप देख रहे होंगे मैंने दो एक्सेप्शन भी दिया है, एक्सेप्शन भी मैंने दिया है, दैट इज Mg और Mn, है ना। मैग्नीज और मैग्नीज जो है ना, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है, ये दोनों ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन देते हैं।
ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रीज़न यही है हमारा, क्योंकि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो आपने क्या बताया पढ़ा कि होता क्या है कि जनरली एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? सॉल्ट ऑफ एसिड और हाइड्रोजन, जबकि नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये लिबरेटेड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखिए बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो लिबरेटेड हाइड्रोजन है आप उसको डिटेक्ट कैसे करोगे। इसके लिए देखिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने तैयार किया है। क्या है भाई, हमने एक बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर हमने रख लिया जिंक ग्रैन्यूल और HCl, है ना, और ले करके उसको फिर क्या किया, वाटर से पास करवाया। वैसा वाटर जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, बबल्स पैदा होगा। उस बबल के सामने अगर आप बर्निंग मैच स्टिक ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस करेगा अपना इफेक्ट। तो पॉप साउंड जो प्रोड्यूस करेगा, इससे क्या पता चलेगा कि इसका मतलब जो आपका ये है प्रोड्यूस्ड गैस है उसमें हाइड्रोजन। ओके, आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए एक मैंने और एग्जांपल दे दिया है मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि वी शुड नॉट स्टोर फूड लाइक विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, है ना। जो फूड है, विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, इस सब को हम लोग कॉपर के वेसल्स में स्टोर नहीं करना चाहिए। इन कॉपर वेसल्स एंड ब्रास वेसल्स में इसको स्टोर नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ये एसिड रिएक्ट करता है इस मेटल से, कॉपर और ब्रास से, और पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर सकता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे फूड के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं एसिड और मेटल कार्बोनेट का। देखिए अगला जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, एसिड और मेटल कार्बोनेट का। देखिए एसिड और मेटल कार्बोनेट जब एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब एसिड और मेटल कार्बोनेट एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ रिलीज होगा ना, ये एफरवेसेंस के साथ निकलेगा। एफरवेसेंस का मतलब आप समझते हैं, बहुत तेज़ी से बबल टाइप का कार्बन डाइऑक्साइड निकलना। जैसे मान लो अगर आप इनो को डालते हो पानी के अंदर तो एफरवेसेंस शो आउट होता है ना, बबल टाइप का निकलना शुरू हो जाता है। ओके, आप कोक का बोतल खोलते होगे तो देखते होगे बहुत तेज़ी से एफरवेसेंस होता है उसमें, और वो कौन सा गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से निकलना शुरू करता है उससे। ओके, तो वही चीज़ है ये। अब देखिए उसका एग्जांपल दिया हुआ, जैसे देखिए सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने रिएक्शन करवाया तो क्या बना, देखिए सॉल्ट, वाटर, और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेसेंस के साथ निकला। उसी तरह से देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाया, कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। और देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट हमने लिखा था ना, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमने दोनों बताया था, कार्बोनेट भी और बाइकार्बोनेट भी। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है और HCl है, क्या हुआ, रिएक्ट करके क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी यहाँ बनेगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है ये। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखिए सोडियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप कैसे डिटेक्ट करोगे, तो फिर से मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है उसके लिए। देखिए क्या, मैंने एक फनल ले लिया है, सॉरी एक ये ले लिया है, फ्लास्क ले लिया है, कोनिकल फ्लास्क में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और उसके नीचे हमने रख लिया सोडियम कार्बोनेट। तो हमने क्या पाया, जब हम उस रिलीज्ड गैस को लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है ना। देखो लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है। क्यों मिल्की हो जाता है, अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ है, मैं इसका रिएक्शन दिखा रहा हूँ। ये तो रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है, ऊपर वाला रिएक्शन है ये। मैं इसका रिएक्शन दिखा रहा हूँ कि CaOH का होल 2
और प्लस HCl जब एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनाता है, सॉरी CO2 जब एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनाता है, CaCO3 प्लस H2O। देखिए यही CaCO3 की वजह से ये मिल्की हो जाता है। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे ना इस सॉल्यूशन से, तो ये फिर से आपका इसका मिल्की अपीयरेंस ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर आप CaCO3 प्लस H2O में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करो तो आप देखोगे बनेगा CaHCO3 का होल 2, ये बाइकार्बोनेट बन जाएगा और इसकी वजह से उसका मिल्की अपीयरेंस फिनिश हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके NCERT में भी इसकी चर्चा की गई है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि जब आप लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीट करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो मिल्की हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से मिल्की हो जाता है। लेकिन जब इसमें और भी तुम कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहोगे ना तो आप देखोगे इसका मिल्की अपीयरेंस जो होगा वो फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो CaCO3 H2O अगेन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो वाटर में सॉल्युबल है और इसकी वजह से उसका मिल्की अपीयरेंस ख़त्म हो जाता है। तो मुझे ऐसा है कि याद रहेगा आपको ये टॉपिक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखिए अगला जो एसिड का जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर हम लोग बात कर लें। देखिए जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन पहले भी आप पढ़े हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। एक्चुअली में इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। अब देखो मैंने एग्जांपल दिया है, एसिटिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम एसीटेट एंड वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये सारा रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए अगला मैंने प्रॉपर्टीज़ बताया है कि जब एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। एक्चुअली में मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी बेसिक होती है, ये बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो देखो कॉपर ऑक्साइड मैंने लिया है, इसका कलर देखिए ब्लैक है। जब HCl से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर क्लोराइड और वाटर। देखिए कॉपर क्लोराइड का कलर ब्लू ग्रीन होता है, ये आपको NCERT में क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है। ऐसे इसके पहले जो मैंने वीडियो आपको बताया है 10th क्लास का केमिस्ट्री का, उसमें मैंने कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स का मैंने डाटा प्रोवाइड कर दिया था आपको। आप पीछे के वीडियो में, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप पीछे के वीडियो में जा कर के इसको देख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए मैंने बताया है जिंक ऑक्साइड, देखिए ब्राउनिश कलर का होता है ऑलमोस्ट, और जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या, जिंक सल्फेट बनाता है जो वाइट कलर का होता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो इससे हम क्या पता चल रहा है हमको कि एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड जो बेसिक नेचर का होता है जब एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन। देखिए एसिड जब वाटर से रिएक्ट करता है, आपको याद होगा मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैं फिर आपको ले जाना चाहूँगा। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जिसमें बताया गया था कि एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है ना। और उस हाइड्रोजन आयन के रिलीजिंग की वजह से ही हम लोग जान रहे थे कि वो एसिड है। और हाइड्रोजन आयन जो होता है वाटर के साथ मिक्स करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। उसी चीज़ को मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ। देखिए HCl जब वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। उसी तरह से देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन और बाइसल्फेट आयन। वही आर्हेनियस वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या कोई भी ऐसे केमिकल्स जो हाइड्रोजन कंसिस्ट करते हैं, क्या वो एसिड है? देखिए ऐसा नहीं है। कोई भी केमिकल जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन होने से नहीं होता है। उसका हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होना चाहिए, उसका हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होना चाहिए, तभी वो एसिड है।
इवन एनसीईआरटी में आप देखिएगा ये बात क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ केमिकल्स जैसे हैं, जैसे क्या भाई, तो ग्लूकोज है, अल्कोहल है, क्या ये एसिड है, जबकि इसमें हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं। देखिए, एवरी हाइड्रोजन कंटेनिंग केमिकल इज नॉट एन एसिड, है ना। फॉर, देखिए मैंने बताया है, फॉर बिकम एसिड केमिकल मस्ट बी हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, है ना। किसी भी केमिकल जिसके पास हाइड्रोजन है उसको एसिड होने के लिए उसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, तभी वो एसिड है। ओके, तो देखिए वही क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और अल्कोहल एसिड है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब्सटेंस जो होता है वो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं कंसिस्ट करता है, और आयोनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब वो कंडक्ट भी नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन उसके द्वारा नहीं होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ग्लूकोज और जितने भी बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसके पास हाइड्रोजन होते हुए भी वो एसिड के जैसा बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन नहीं है, वो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन वाटर के साथ नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि एसिड जो है उसके प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो क्या होता है भाई। इससे क्या पता चला कि एसिड अपनी प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक मीडियम में, वाटर के मीडियम में ही प्रोड्यूस करता है ना। जैसे इसका देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है, जैसे देखो हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ये दोनों को हमने मिलाया तो बना HCl, और ये भी भाई गैस है। देख रहे हो, ये एक्चुअली में एक टाइप का होमोजीनस रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? होमोजीनस रिएक्शन है। होमोजीनस रिएक्शन कहने का मतलब कि इवन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन सेम स्टेट। देख लो, यहाँ हाइड्रोजन भी गैस, क्लोरीन भी गैस, HCl भी गैस, मतलब रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस, तो होमोजीनस रिएक्शन है। ओके, अगर यहीं पे कुछ और होता तो हेट्रोजीनस हो जाता। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो, अगर इस HCl को आप ड्राई लिटमस पेपर से ट्रीट करो तो आप पाओगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जबकि आपको पता है लिटमस पेपर जो होता है एसिड में रेड हो जाता है, लेकिन आप ड्राई HCl यूज़ करोगे ना, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि उसी लिटमस पेपर को आप वेट कर दो और तब इसके सैंपल में लेके जाओ, HCl के कंटेनर में लेके जाओ जो गैसियस स्टेट में है, आप पाओगे कि वो रेड हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि एक्वस स्टेट में ही HCl एसिडिक है, अदरवाइज ये एसिडिक नहीं है। मैंने एक और एग्जांपल दिया है, देखिए सल्फर पाउडर आप ले लो और उसको सेप्टुला पे लेकर के गर्म करो, है ना। एक सेप्टुला पे लेकर के सल्फर पाउडर को गर्म कीजिए आप, और इसके ऊपर आप रख दीजिए एक बीकर, इन्वर्टेड बीकर रख दो, या इन्वर्टेड आप गैस फ्लास्क रख सकते हो, ओके, या टेस्ट ट्यूब रख दो आप। और तो इसमें क्या होगा, गैस कलेक्ट हो जाएगा। अब जो गैस कलेक्ट हुआ उस गैस में अगर आप लिटमस पेपर का स्ट्रिप डालो, आप पाओगे कि कोई कलर चेंजेस नहीं होगा। देखो वही है, ड्राई लिटमस पेपर नो इफेक्ट। लेकिन जैसे ही आप इस लिटमस पेपर को पानी में भिगा दो और उसके बाद उसके अंदर डालो तो ये रेड हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जब गैसियस स्टेट में है तब उसमें एसिडिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो वेटेड स्टेट में आता है उसमें एसिडिक इफेक्ट आ जाता है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इस टॉपिक के बाद। अब देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसिड का। देखो एसिड का बहुत सारा टाइप है, ऑन डिफरेंट टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। तो हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं कंपोजिशन पर बेस्ड, कि एसिड का कंपोजिशन क्या है। देखो एसिड के कंपोजिशन के हिसाब से हम लोग दो टाइप बांटते हैं, एक होता है मिनरल एसिड और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड कहने का मतलब क्या हो गया, जिसका मिनरल सोर्स होता है, जो अर्थ के कंस्टिट्यूएंट्स में पाए जाते हैं। जैसे क्या भाई, तो HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रस एसिड हो गया, HNO2 हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, H2SO3 हो गया। ये सब क्या है, मिनरल एसिड है, क्योंकि इसमें ऐसे सोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में Cl है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, अर्थ के कंस्टिट्यूएंट्स में पाए जाते हैं। तो ये सारे एसिड जो होंगे वो क्या होंगे, मिनरल एसिड होंगे। नॉन मेटालिक एसिड्स मिनरल एसिड हैं। लेकिन वैसे एसिड जिसमें हाइड्रोकार्बन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, और जिसका ऑरिजिन क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। जैसे देखिए कंसिस्ट हाइड्रोकार्बन, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, और सोर्स क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे क्या,
तो फॉर्मिक एसिड याद होगा आपको, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। इसके पिछले वीडियो में मैंने ये सारे का फॉर्मूला भी आपको बता दिया है, तो आप देख सकते हो उसके फॉर्मूला में आपको क्या मिलेगा। तो आपको मिलेगा कार्बन, आपको मिलेगा हाइड्रोजन, आपको मिलेगा ऑक्सीजन, जनरली यही सारा चीज़ मिलेगा आपको। तो अगर किसी एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है बेसिकली, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। लेकिन उसके अलावा अगर मान लो कुछ है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, तो वो क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है या फिर मिनरल एसिड है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टाइप मैं बता रहा हूँ, टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के हिसाब से देखिए एसिड का टाइप। अब देखो, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। देखो, कंसंट्रेटेड एसिड कहने का मतलब वैसा एसिड सैंपल जिसमें एसिड का मॉलिक्यूल ज़्यादा हो और वाटर का मॉलिक्यूल कम हो। अभी हम लोगों ने बताया ना, अभी हमने बात की ना कि वाटर जरूरी है एसिड में, तो बिना वाटर का एसिड अपना प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका हाइड्रोजन आयन टूटेगा ही नहीं। तो अगर कोई सैंपल ऑफ एसिड आपने लिया और उसमें वाटर का अमाउंट कम है और एसिड का मॉलिक्यूल उसके अंदर ज़्यादा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। देखिए यहाँ डेफिनेशन भी वही बताया गया है, सैंपल ऑफ एसिड विच हैज़ लेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड मोर अमाउंट ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। और जनरली कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है ना, वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसमें ऑक्सीडेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ओके, अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड को देखते हैं तो क्या होता है, वैसा एसिड सैंपल जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो। देखो, सैंपल ऑफ एसिड विच हैज़ मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। जनरली आपको जो पढ़ना है ना, आपको जो वेरियस रिएक्शंस पढ़ना है वो डाइल्यूट एसिड से ही पढ़ना है। ओके, अब देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। देखो, डाइल्यूशन ऑफ एसिड कहने का मतलब, अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दिया गया है तो आप उसको कैसे डाइल्यूट करोगे। तो आप सीधे समझ रहे होगे कि बड़ा सिंपल आपको लगता होगा कि भाई तो बड़ा आसान है, जब एसिड में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। तो आपका अगर ये सोचना है कि हम क्या करेंगे, हम सैंपल ऑफ एसिड लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और उसमें वाटर डाल देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वो डाइल्यूट हो जाएगा। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस प्रैक्टिस। ये अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस प्रैक्टिस है कि आप एसिड का सैंपल लो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का, और उसमें वाटर ऐड करो। आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, एक्सप्लोसन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कंटेनर फट जाए, ऐसा हो सकता है कि एसिड स्प्लैश आउट कर जाए और आपको नुकसान हो जाएगा। आपको आपकी आंखों में पड़ सकता है, चेहरे पे पड़ सकता है, हाथों पे पड़ सकता है। तो देखिए, वही मैंने बताया है कि एसिड सैंपल आपने लिया और हमने उसमें वाटर ऐड किया तो क्या होगा, हाईली डेंजरस है, एक्सप्लोड हो सकता है, स्प्लैशिंग आउट हो सकता है। क्यों भाई, क्योंकि रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और होता क्या है कि जब आप एसिड के सैंपल में वाटर डालते हो तो कहीं ना कहीं उस जो रिलीज्ड हीट है वो एसिड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ये काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर हमको डाइल्यूशन करना है तो हम करेंगे क्या, तो देखते हैं दूसरा तरीका। देखिए क्या है इसका, देखिए, फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अगर आपको एसिड को डाइल्यूट करना है तो आपको क्या करना है, आपको अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए। आप पहले से कंटेनर में वाटर ले लो और हो सके तो इसके चारों तरफ आइस पैक्स लगा दो, और उसके बाद इसमें मेजरेबल अमाउंट ऑफ एसिड डालो, वो भी ड्रॉप वाइज। देखिए वही है, एसिड शुड बी एडेड ड्रॉप वाइज। कंटिन्यूअस स्टीयर करते रहिए आप उसको हमेशा घुमाते रहिए, है ना। और आइस पैक्स चारों तरफ से लगा के रखिए। इफ़ नेसेसरी आइस पैक्स शुड बी गिवन एट सराउंडिंग। ये सबसे सेफ मेथड है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का। अब क्या इसमें अच्छाई हो गई भाई, अब देखो, पहले से इसमें वाटर है तो जो रिलीज्ड हीट होगा ना, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है ना, तो जो रिलीज्ड हीट होगा उस हीट को वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एसिड।
तो यही वजह है कि आपको वाटर एसिड में नहीं मिलाना है, बल्कि एसिड को वाटर के सैंपल में मिलाना है फॉर डाइल्यूशन, वो भी ड्रॉप वाइज, और कंटिन्यूअस स्टीयरिंग करना है आपको, तभी जा कर के वो प्रॉपर वे ऑफ डाइल्यूशन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले टाइप का, और वो क्या है? टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अगर फास्ट है या स्लो है। अब देखो, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेगा। वीक एसिड मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन का लिबरेशन बहुत कम होगा या स्लो होगा, है ना। क्योंकि एसिड की एसिडिटी तो हाइड्रोजन आयन की वजह से ही है ना। तो देखिए, वही मैंने बताया है कि हाई रेट ऑफ रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन, और इसमें क्या होगा? लो रेट ऑफ रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन। हाईली रिएक्टिव होता है, लो रिएक्टिव होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को देखिएगा तो उससे फ्यूम निकलता रहेगा, है ना, उससे थोड़ा फ्यूम निकलेगा आपको। ओके, और क्या, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है लेकिन उतना नहीं होता। और क्या, इसको बहुत ही एकदम ध्यान से आपको केयर करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली केयर करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ ये नुकसान कर सकता है थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर हो गया तो, है ना। इसको भी केयरफुल्ली हैंडल करना चाहिए, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग एसिड को। ओके, और क्या एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन को अगर आप देखिएगा तो देखिए, जैसे HCl जब H2O से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और क्लोराइड आयन। ध्यान क्या रखना है आपको? देखिए, इस पर ध्यान रखना है, एरो का निशान एक ही डायरेक्शन में है। कहने का मतलब, ऑल ऑफ द एसिड सैंपल लिबरेट हाइड्रोजन आयन एलॉन्ग विथ वाटर। जबकि अगर आप ऑर्गेनिक एसिड को देखोगे, सॉरी वीक एसिड को देखोगे, जनरली वीक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड आते हैं, कुछ और भी एसिड मैंने एग्जांपल दे दिया है, जैसे H2CO3 हो गया, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन आप देखो, इसके रिएक्शन को मैंने दिखला रहा हूँ यहाँ पे, देखिए तो H2CO3 जब वाटर के साथ रिलीज किया, मैंने रिएक्ट करवाया, तो हाइड्रोनियम आयन तो देगा और बाइकार्बोनेट आयन भी देगा, बट रिएक्शन इज इन रिवर्सिबल मोड। रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल मोड में है। रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? देखो, अगर कहीं भी बुक वगैरह में या कहीं भी अगर आपको वीक एसिड को रिप्रेजेंट करना है, या कहीं भी आप वीक एसिड को रिप्रेजेंट करो, तो उसके रिएक्शन में आप रिवर्सिबिलिटी का साइन जरूर से जरूर देते हो, स्पेशली उसके डिसोसिएशन में। जब हाइड्रोजन आयन वो रिलीज कर रहा है तो आपको रिवर्सिबल का साइन देना चाहिए। इससे पता चलेगा कि भाई सैंपल जो है वो किसका है? वीक एसिड का है। ओके, तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कहीं लिखो इसको, तो जब भी आप कहीं नोट डाउन करो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूजेज ऑफ सम एसिड्स। यूजेस देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया है सल्फ्यूरिक एसिड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है केमिस्ट्री के वर्ल्ड में। ऐसा इसलिए है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल और किंग ऑफ एसिड। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्यों? देखो, किंग ऑफ केमिकल और किंग ऑफ एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका यूज जो है ना वो वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे सराउंडिंग्स में। जैसे देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया है आपको, जैसे फर्टिलाइज़र बनाने में, पेंट इंडस्ट्रीज़ में, डाइज इंडस्ट्रीज़ में, पेट्रोकेमिकल्स में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़, फाइबर इंडस्ट्रीज़, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़, बैटरी में डाला जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, मेडिसिन्स बनाए जाते हैं। तो ड्यू टू वर्सेटाइल यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल और किंग ऑफ एसिड। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दे दिया है HNO3 का। देखिए, फर्टिलाइज़र बनाने में यूज होता है, एक्सप्लोसिव बनाने में यूज होता है, ये ज़्यादा याद रखना है आपको। नाइट्रिक एसिड का यूज़ एक्सप्लोसिव बनाने में यूज होता है, प्लास्टिक और फाइबर्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है इसका। HCl का देखिए यूज़ है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, फूड इंडस्ट्रीज़ में, लेदर इंडस्ट्रीज़ में, और मेटेलिक प्रोटेक्शन के लिए। मेटल के ऊपर अगर मान लो ये लग गया है, कोरोशन हो गया है, तो आप ये सल्फ्यूरिक सॉरी HCl का यूज़ करके आप उसको रिमूव कर सकते हो। ओके, फिर मैंने एग्जांपल दे दिया है एसिटिक एसिड का, इंपॉर्टेंट है, विनेगर के रूप में, फूड के रूप में, फाइबर के रूप में, फाइबर बनाया जाता है इससे, रबर इंडस्ट्रीज़ में परफ्यूम बनाया जाता है इससे। तो ये सब पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। प्रिजर्वेटिव, फूड के रूप में प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है ना, पिकल्स वगैरह बनाने में।
उसी तरह से लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्वारेजिया। देखो एक्वारेजिया जिसको हम लोग बोलते हैं रॉयल वाटर, क्या बोलते हैं इसको? रॉयल वाटर। देखिए रॉयल वाटर क्या चीज़ है, एक्चुअली में ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मिक्सचर है केमिस्ट्री के वर्ल्ड में। इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री इट इज़ कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मिक्सचर। और ये किसका मिक्सचर है? तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो क्या है? 1:3। नाइट्रिक एसिड 1 के रिस्पेक्ट में और HCl 3 रेशियो के रिस्पेक्ट में होगा। और इसका कलर कैसा होता है? येलो ऑरेंज फ्यूमिंग लिक्विड होता है, इससे फ्यूम निकलता रहेगा, है ना। अगर आप एक सैंपल लेते हो ना, अगर आप इसमें एक्वारेजिया रखते हो तो ये क्या होगा? फ्यूम पैदा करता रहेगा इस तरह से। ओके, और क्या भाई? तो ये इम्पॉर्टेंट एक्वारेजिया इसलिए क्योंकि नोबल मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। जनरली आप देखोगे कि लो रिएक्टिव मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन आप देखिए गोल्ड और प्लेटिनम भी इससे रिएक्ट कर सकता है। और जनरली इसका यूज़ किया जाता है क्लीनिंग एजेंट ऑफ ऑर्नामेंट्स, है ना। सोने चांदी के जो सामान है ना, सोने चांदी के जो सामान है उसको साफ़ करने में इसका यूज़ किया जाता है। और आप देखिएगा आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गोल्ड स्मिथ जो है वो घर घर जा कर के डिमांड करता है टू मेक शाइनिंग इफेक्ट ऑन द ऑर्नामेंट्स, है ना। तो इससे उसको क्या फ़ायदा होता है? तो एक्चुअली ये एसिड क्या करता है ना, उस मेटल से रिएक्ट करके उसके कुछ अमाउंट को डिज़ोल्व कर लेता है अपने साथ, और उस सॉल्यूशन का यूज़ करके वो जो गोल्ड स्मिथ है वो वापस निकाल सकता है जितना उसने डिज़ोल्व किया है उस पर्टिकुलर ऑर्नामेंट्स के मेटल को अपने सैंपल में। ओके, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको बहुत लॉस होता है इससे। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया एसिड और उससे रिलेटेड वेरियस यूजेस पढ़ लिया हमने और उसके प्रॉपर्टीज़ को। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो बेसिकली मैं बेस के बारे में आपको बता दूंगा। फिर हम लोग आगे pH वगैरह पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड और भी एप्लीकेशंस देखेंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इस टाइप से छोटे छोटे वीडियो मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। और मुझे विश्वास है कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस टॉपिक को समझने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए। आपका स्वागत है, आपके क्वेश्चन का मैं स्वागत करता हूँ। और मुझे अगर आपको ये चैनल बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।